नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घर लाया गया शहीद जगेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर, अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब। मसूरी में रोडवेज बस से टकराई बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन में फंसा लक्सर का छात्र, परिजनों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। डोईवाला के लाल तप्पड़ में सिख युवक पर हुआ जानलेवा हमला, 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। उडुपी में आयोजित राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता के लिए मसूरी के 7 खिलाड़ियों का हुआ चयन। रूसी सेना के हमला करने के बाद यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे आपसी संघर्ष पर आप सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने चिंता व्यक्त करते हुए एक ट्वीट साझा किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। संघर्ष के हिंसक हो जाने के बाद उत्तराखंड के कई स्टूडेंट्स और व्यवसायी यूक्रेन के अन्य शहरों में फंसे हैं। ऐसे में हम सरकार से अपील करते हैं कि बातचीत कर हर भारतवासी और उत्तराखंड वासियों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। अजय कोठियाल ने कहा कि ऐसी घड़ी राजनीति करने की नहीं, बल्कि पूरे देश और प्रदेश के सभी राजनीतिक संगठनों के एकजुट होने की है। कोठियाल ने कहा कि इस संकट की घड़ी में पूरी दुनिया दहली हुई है और हम सब ऐसी घड़ी में शांति बहाली की अपील करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए सभी भारतीयों को सुरक्षित रेस्क्यू करने की बात कही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लक्सर निवासी संजीव शर्मा और उनका परिवार इन दिनों बेहद परेशान है। संजीव शर्मा के पुत्र आशुतोष शर्मा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और रूस के हमले के बाद वह वहां फंसे हुए हैं। परिजनों ने भारत सरकार से बेटे सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि लक्सर निवासी संजीव शर्मा लक्सर के मेन बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनका बेटा आशुतोष शर्मा वर्ष 2019 में MBBS की पढ़ाई के लिए खार्किव यूक्रेन गया था। 2021 के मार्च महीने में वह छुट्टी पर घर आया था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने वापस यूक्रेन चला गया था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उनके परिजनों की नजरें हर समय टीवी पर चल रही खबरों पर लगी हैं। जैसे जैसे मिसाइलों के फुटेज आ रहे हैं तो परिवार की चिंता और बढ़ती जा रही है। पिता संजीव शर्मा ने बताया कि आज ही बेटे से व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात हुई है। वैसे तो वह वहां पर सुरक्षित है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध के हालात बदतर होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उनकी चिंता बढ़ गई है। देखिए, अभी फिलहाल घर का माहौल तो बहुत ही ख़राब है। सब लोग सभी चिंतित हैं, सारे रिश्तेदार चिंतित हैं और उससे वापस लाने के जो जितने भी प्रयास थे लगभग स्थिर हो गए। क्योंकि पहले अप्लाई किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई का तो कोई जवाब आया नहीं वहाँ से। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा आएगा कैसे ये कुछ पता नहीं। वहाँ अभी जो बच्चे से बात हो रही है तो कह रहे हैं एयरपोर्ट भी, एक तो एयरपोर्ट उड़ा दिया उन्होंने, एक बंद कर लिया, लगभग कब्जे में है। और वहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है लगभग सब बंद हो गई। प्राइवेट व्हीकल का वहाँ बच्चे को कहाँ से किसके पास आएगा। तो बच्चे कमरे में कैद हैं, खाना पानी भी शायद मेरे ख्याल में हफ्ते भर का ही होगा मैक्सिमम, इतना कहाँ रख पाएंगे बच्चे। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चिंता कष्टप्रद टाइम चल रहा है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुआ विवाद धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगा है। कई लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हिजाब विवाद का मुद्दा कर्नाटक कोर्ट में चल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में भी भाजपा विधायक ने विवादित बयानबाजी कर हिजाब मामले में तूल दे दिया है। भाजपा विधायक की बयानबाजी के मुस्लिम उलेमाओं ने इसे केवल राजनीतिक षड्यंत्र बताया। मुस्लिम उलेमाओं ने इसे गंदी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों को आजादी है। इस्लाम में घर से बाहर निकलते वक्त मुस्लिम बच्ची और महिलाओं के लिए पर्दा करना लाजमी है। अन्य धर्म के लोग भी अपने मजहब के मुताबिक हिजाब पहनते हैं। उन्होंने कहा कि केवल चुनावी माहौल की वजह से इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र रचकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसके बारे में तो ये है कि देखिए, इस्लाम के अंदर क्या गैर मुस्लिम धर्म के अंदर भी पर्दा करना सही है और चूँकि कुरान में भी है और ख़ास तौर से हमारे इस्लाम धर्म के अंदर हिजाब करना ज़रूरी है, पर्दा। और इसी तरह जो है हमारा संविधान हिंदुस्तान का ये भी हमें इजाज़त देता है कि अपने हर एक मज़हब वाले को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और ये हमारा शरई, सकाफ़ती सब तमाम हुकूक हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम इसको पर्दा करें।
ये जो कर्नाटक में चल रहा है ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक और सियासी मुद्दा है। इससे बचना चाहिए। हमारी जो लड़कियां हिजाब से स्कूल और कॉलेज जाती हैं, वो जब स्कूल और कॉलेज जाती हैं तो वो वहाँ जा कर के गेट तक रखती है, और जब क्लास में जाती हैं तो वो बुर्का उतार देती है, हिजाब उतार देती है, और उस वक्त वो क्लास में बैठती है। ये तो सिर्फ एक मुद्दा बनाया है, वरना ईसाई धर्म में देख लीजिए, उसमें भी खुल कर के ये है कि अपने पर्दे के साथ आदमी जो है रास्तों में चले, अपने घर से निकले। पहली बात तो यह है कि जैसे कि मौलाना ने कहा कि कुरान में भी हिजाब के बारे में मुतअद्दिद जगह इसका जिक्र आया है, और ये हिजाब जो है सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, बल्कि मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो भी अपनी नज़रें क्या रखें, नीचे रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिजाब है, पर्दा है, ये हया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है कि जिस आदमी के अंदर जितनी हया है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, पर्दा करता है, और ये इस्लाम का हुक्म है। और कानून ने भी इसकी क्या दी है, मुसलमानों को और सभी धर्म वालों को इजाज़त दी है कि वो जैसे रहना चाहें अपने मज़हब के मुताबिक रहें। दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ कि कोई मज़हब भी ऐसा नहीं कि जिसके अंदर पर्दा ना हो। हिंदू धर्म ले लीजिए आप, उसके अंदर भी क्या है, पर्दा है कि जब सीता जी को उठा लिया गया उन्होंने, तो लक्ष्मण जो हैं तो उन्होंने वो ये कह रहे कि मैंने चेहरे से नहीं पहचाना, बल्कि दूसरी और चीज़ों से देखकर पहचाना कि उनकी है, लेकिन चेहरा देखा तो जब जो चेहरे की पहनने की चीज़ है नाक में, तो वो कह रहे कि मैंने कभी चेहरा देखा ही नहीं। तो ये इस बात की अलामत है उनके यहाँ भी क्या है, पर्दा है। और इसी तरह यहूदियत है, ईसाईयत है, इन मज़हबों के अंदर भी क्या है, पर्दे का ताकीद हुक्म है कि वो पर्दा करें। ये जो अब चल रहा है ये तो वो चीज़ है कि कोई मुद्दा नहीं है, और हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं का वोट हासिल करना है, और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। सियाचिन के ग्लेशियर में 21 फरवरी की देर रात शहीद हुए हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आज सुबह 8:30 बजे घर कान्हर वाला पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए। आपको बता दें कि शहीद जोगेंद्र सिंह चौहान का अंतिम संस्कार हरिद्वार में हुआ। डोईवाला के लाल को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शहीद जोगेंद्र सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है और शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लेने के साथ ही शहीद के नाम पर सड़क, स्कूल का नाम भी रखा जाएगा ताकि जोगेंद्र सिंह की शहादत को हमेशा याद किया जा सके। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और हमेशा से हमारे जवानों ने आगे बढ़ चढ़कर देश की और सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज चौहान परिवार पर जो भी दुखों का पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन शहीद की शहादत को बार बार नमन जरूर करेंगे। की भूमि है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक हजारों हमारे वीरों ने उत्तराखंड की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और आज हमारे जनपद का जवान जोगेंद्र सिंह चौहान आर्मड का देश की रक्षा करते शहीद हुआ है, और शहीद का सम्मान करना देशवासी का कर्तव्य है। हमारी हमने फैसला किया है कि जो शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथ ही शहीद के नाम पर जो परिवार वाले चाहेंगे सड़क का नाम या विद्यालय का नाम इस सम्मान शहीद के नाम पर रखा जाएगा। यही शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और ऐसे संकट के समय पूरी सरकार इस परिवार के साथ में खड़ी है। जैसे कि ये खबर हम सबको पता चले कि उत्तराखंड का हमारा एक लाल एक बार फिर देश के काम आया, शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त हुए, मन को बहुत दुख हुआ। ये अलग बात है कि समय समय पर जब देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ती है तो उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर आता है। फिर भी ऐसे मौके पर इस बहादुर भाई के ऐसे समय में हम सबको छोड़कर चला जाना मन को बहुत व्यथित करता है। उनके परिवार के बहुत ही करुण क्रंदन को सुनकर मन को दुख हुआ। परमेश्वर उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे।
डोईवाला के लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में कल देर रात सिख समुदाय के एक युवक संदीप सिंह पर 20 से 25 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक संदीप बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक के परिजनों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल परवीन कोसियारी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश पुलिस चौकी इंचार्ज को दिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 25 लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई। पीड़ित संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लाल तप्पड़ के औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करता है, लेकिन अचानक रात 11 बजे नीरज ने उन्हें फोन करके बुलाया और पेट से बांधकर मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर दिया। जो कंपनी में जो लड़का रहता है साथ में, तो उसका मेरे पास में कॉल आया। कॉल आने के बाद उसने मुझे कुछ बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ पे डेंटल के पास में आ जाओ, तो मैं डेंटल के पास में गया तो वहाँ पर वो मिला नहीं। उसके बाद उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई क्या बात हुई है। मुझे लगा कंपनी जैसे शिफ्ट हमारी छुट्टी है 10 बजे लड़कों की, मुझे लगा कि शायद कोई कंपनी का लड़का है, कोई एक्सपायर हो गया, इसलिए मुझे अर्जेंट में वो बुला रहा है। फिर मैं उसको कॉल किया वहाँ पे जहाँ पे उसने मुझे पहले फ़ोन किया था कि यहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे वो बंदा मुझे मिला नहीं। उसके बाद उसने दूसरी जगह बताई, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे कई सारे मतलब कि लोग थे, वहाँ पे कम से कम 15-20 लोग थे। उन्होंने डंडे वगैरह ले रखे थे बहुत सारे, ठीक है। और उससे मतलब मुझे कुछ नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं कुछ भी, और बस प्लानिंग के साथ में उन्होंने मतलब मुझे वो कम से कम आधा किलोमीटर तक मेरे को मारते मारते वो घसीटते हुए मारते हुए फिर खंभे में बोल के पगड़ी मेरी सारी उतार दी। खंभे में रस्से मार पगड़ी उतार के मेरी खंभे में बांध के मेरे को बहुत मारा, मतलब पूरे रस्से मारते रहे मेरे को, उसमें बांध के मेरे को बहुत मारा उन्होंने। उसके बाद मैंने बड़ी उनके सामने रिक्वेस्ट करी, मिन्नतें करी कि मैं लोकल बंदा हूँ, यहीं का हूँ, चौकी के पास में मेरा घर है, मुझे क्यों मार रहे हो, कहा कोई मेरा कसूर बताओ, गुनाह बताओ कुछ। उन्होंने कुछ नहीं, मेरी एक बात नहीं सुनी और कहा कि आज तुझे आग लगा के मार देंगे, तेरे को करंट लगा के, तेरे को जला के आग लगा के तेरे को ख़त्म कर देंगे, आज तेरे को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम संदीप। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के सख्त रवैया अख्तियार करने के बाद तमाम जिलाधिकारियों द्वारा अपने अपने जनपद क्षेत्रों में सड़क के गड्ढों की भरपाई करने के आदेश जारी किए गए थे, मगर कोरोना काल और चुनावों के मद्देनजर इस आदेश पर कई ठेकेदारों ने लीपापोती कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मगर अब चुनाव खत्म होते ही स्थानीय प्रशासन उन ठेकेदारों को अपनी रडार पर लेने की तैयारी करने जा रही है जो सड़क के गड्ढों को नहीं भर पाए या फिर जिन्होंने गड्ढे में घटिया सामग्री से उसकी भरपाई कर अपनी जिम्मेदारी का दिखावा कर दिया है। लक्सर के उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और उनके द्वारा मौके पर जाकर सड़कों में हो रहे गड्ढों की मरम्मत तत्काल कराई जाएगी। यदि संबंधित ठेकेदारों द्वारा इसमें लापरवाही देखी जाती है तो उनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा। इसमें PWD के अधिकारियों के साथ पूर्व में भी मीटिंग की जा चुकी है और उनको निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी गड्ढे हैं उनका स्वयं जो है अधिकारी जाके मौके पर उसको देखेंगे और सब उसको जहाँ पर भी गड्ढे भरने की आवश्यकता है उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई भी हुई है कई हद तक। कुछ जगह पर जहाँ पर छूट गए हैं उसका भी उनको पुनः वेरीफाई करने को कहा गया है और जहाँ पर गड्ढे भर दिए गए हैं उसका भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन बीच में आचार संहिता लगने से अभी ये कार्य जो है थोड़ा सा रुक गया है, इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। लेकिन अब पुनः जैसे ही ये हमारा काउंटिंग का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ पर भी इस तरह की यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है या भी किसी भी तरह का ये पाया जाता है कि किसी भी कोई विभागीय लापरवाही है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जो उच्च अधिकारियों को संस्तुति भी की जाएगी। साउथ अभिनेता अल्लू अर्जुन आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। अल्लू अर्जुन विशेष चार्टर विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। लोगों ने उन्हें मास्क पहनने होने के बावजूद पहचान लिया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अल्लू अर्जुन का स्थानीय कारोबारी नितिन पुंडीन ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। फिर एयरपोर्ट से अल्लू अर्जुन नरेंद्र नगर के आनंदा रिजॉर्ट के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि साउथ अभिनेता अल्लू अर्जुन उत्तराखंड की किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं आए हैं। वो नरेंद्र नगर स्थित आनंदा रिजॉर्ट में कुछ समय बिताने आए हैं। उनके इस कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है। वहीं इस बात की जानकारी अभी भी नहीं है कि यहां अल्लू अर्जुन कितने दिन रुकेंगे। उत्तरकाशी डुंडा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में गुरुवार को देवडोलियों के सानिध्य में जिले के स्थापना दिवस पर आयोजित 7 दिवसीय विकास मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने देवडोलियों के साथ नृत्य कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। जिले के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हर साल मां रेणुका समिति डुंडा गाँव की ओर से 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार समिति ने मेले को 7 दिन करने का निर्णय लिया। गुरुवार को मां रेणुका माता मंदिर परिसर में मेले का शुभारंभ रेणुका देवी, कछड़ू देवता, नागराजा देवता,
रिंगाली देवी समेश्वर देवता के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। स्थापना हुआ था, आज दिन का उत्सव मना रहे हैं। हम 4 जिला में उत्सव मनाने आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अपना ये पोशाक और अपना ये पहन करके हमारे ऊपर ये देवी देवता के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे उत्तरकाशी 5 दिवस पर यहाँ पे 7 दिन का मेला शुरू हो गया, प्रारंभ किया गया है, जो कि कनकपाल जी ने यहाँ प्रारंभ किया था। मैं यहाँ पे कचू देवता की तरफ से आ रखा हूँ। ग्राम सभा नाड़ी से पालकी आ रखी है, नागरजा की आ रखी है, भगवती की आ रखी है, माँ रिंगाल देवी आ रखी है। धूमधाम से मेला मनाया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप रेणुका मंदिर के परिसर में पहुँचे और मेला का सुख आनंद लें। यहाँ उत्तरकाशी स्थापना दिवस की वजह से मनाया जाता है, क्योंकि बारात में भी मेला मनाया जाता है, चिन्याली भी मनाया जाता है। उत्तरकाशी स्थापना दिवस में कहीं मेला नहीं मनाया जाता, इसलिए कनकपाल भाई ने ये सोचा मन में कि उत्तरकाशी स्थापना दिवस के लिए, जिसके लिए हम नाम से जाने जाते, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की वजह से जाना जाते हैं, उसके नाम से भी कोई मेला हो। और यहाँ पर रेणुका माता यहाँ पर अच्छी नगरी है, यहाँ पर अच्छा स्थापना दिवस में मेला मनाया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पे भक्तों की भीड़ काफ़ी है। उत्तरकाशी सन 1960 में टिहरी से विभाजित हो गया जिला बना था और 24 फरवरी 1960 में हम लोग एक नया जिला बना था। और जो जनपद स्थापना दिवस है के अवसर पर हम जो है 7 दिन का विकास मेला यहाँ पे आयोजित करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ लोकगीत जो हमारी जो लोकल आसपास की जो देव डोलियाँ हैं वो आती है, उनकी पूजा अर्चना होती है और उनका नृत्य होता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। मसूरी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक बार फिर लोगों पर ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मसूरी में मौजूद पर्यटक बारिश और ओलावृष्टि का जमकर आनंद ले रहे हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि मसूरी में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। मसूरी में आए पर्यटक की माने तो मसूरी का मौसम एकदम कूल हो गया है। वहीं उनको उम्मीद है कि मसूरी में बर्फबारी हो सकती है, जिसके लिए वे मसूरी में रुक कर इंतजार कर रहे हैं। हमारे आने के पैसे वसूल हो गए। काफी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद, बहुत मजा। ठंड भी बढ़ गई है। ठंड भी बढ़ गई है। स्नोफॉल होने के चांसेस लग रहे हैं मसूरी में। हाँ। नई टिहरी स्थित बौराड़ी अस्पताल के बाद नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। लगभग 20 करोड़ की लागत से बने 50 शैय्याओं वाले इस अस्पताल की लचर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की पहल पर टीएसडीसी के सेवा विभाग ने 40 लाख की लागत से अस्पताल को बेहतरीन अल्ट्रासाउंड मशीन, लॉन्ड्री मशीन और मोर्चरी वाहन उपलब्ध कराए हैं। अस्पताल प्रशासन और क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी और टीएसडीसी का आभार जताया है, क्योंकि ये अस्पताल जिले की बहुत बड़ी जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है। लिहाजा अस्पताल को मोर्चरी वाहन, अल्ट्रासाउंड और लॉन्ड्री मशीन की उपलब्धता से बाहर से आने वाले और क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसी के माध्यम से चिकित्सालय को एक अल्ट्रासाउंड मशीन एवं एक लॉन्ड्री मशीन प्राप्त हुई है एवं एक मोर्चरी वैन आज प्राप्त होने की संभावना है। इससे चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। जिला अधिकारी की पहल पर जो टीएसडीसी के माध्यम से जो यहाँ पर नरेंद्र नगर सुमन हॉस्पिटल पे जो लॉन्ड्री मशीन और मोर्चरी वाहन और अल्ट्रासाउंड जो मशीनें जो भेजी गई हैं, मैं जिला अधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कि यहाँ की सुविधा को देखते हुए, यहाँ के व्यक्तियों को लोगों को देखते हुए उनके इलाज के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल सके, जिससे कि ग्रामीण जो क्षेत्रों में ना हॉस्पिटल ना होने के कारण उन्हें नरेंद्र नगर में अच्छी सुविधा मिल सके। इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत बोराड़ी अस्पताल के पास दूसरा नंबर का अस्पताल है राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर। यहाँ की व्यवस्था, जो लचर व्यवस्था यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, उसको देखते हुए जिलाधिकारी के पहल पर टीएसडीसी द्वारा यहाँ पर लगभग 40 लाख की लागत से यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन, लॉन्ड्री मशीन और सब वाहन यहाँ पर विभाग को दिया गया है। इससे अवश्य ही आने वाले जो मरीज होंगे उनको अवश्य ही सुविधा प्राप्त होगी। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर।
4 मार्च से दक्षिण भारत के उडुपी में शुरू होने वाली राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम में मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और अन्य 8 खिलाड़ी रुड़की और हरिद्वार से चयनित हुए हैं। एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में मसूरी नगर पालिका के सभासद प्रताप पवार और सभासद दर्शन पवार ने बताया कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको सही समय पर प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण उनकी प्रतिभा निखर नहीं पाती है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद दी गई है। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। अपने आपको लकी मानूंगा कि मैं मानव भारती में था और हमें ललित सर जैसे कोच मिले जिन्होंने हमें थ्रो बॉल का एक चांस दिया, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में पता नहीं है अभी इस चीज़ के बारे में। मसूरी में पता नहीं है। मसूरी में पोटेंशियल तो बहुत है, पर वो ये कि गाइडेंस नहीं मिल पाती इतनी, मतलब पोटेंशियल बहुत है मसूरी में। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं थ्रो बॉल में जा रहा हूँ। ये मेरा तीसरी बार है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी महसूस हुई है, क्योंकि ये पहली बार हमें प्रोत्साहित किया गया है। बहुत ही अच्छी धनराशि मिली है हमें, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी और हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट होगा खेलने के लिए और अच्छा लगेगा अगर हम उत्तराखंड और मसूरी का नाम रोशन करें। चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं सब लोग? हाँ जी, चैलेंज सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबका बहुत हार्डवर्क है, डेडिकेशन है। बहुत सारे स्टेट आएंगे वहाँ पे, बहुत सारी मतलब जैसे हरियाणा हो गए, बहुत सारे अच्छे स्टेट आएंगे, पर हमारे अंदर पूरा पोटेंशियल है, हम ये जानते हैं और हम अच्छा करेंगे। जीएसटी विभाग की एसआईबी टीम के कुमाऊं अपर आयुक्त बीएस नगरयाल के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के बरेली हल्द्वानी बाईपास पर स्थित एक ही गोदाम से संचालित हो रही 5 फर्मों पर छापेमारी की गई। एसआईबी द्वारा की गई छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। एसआईबी टीम ने लगभग 3 घंटे तक गोदाम में रखे स्टॉक की जाँच की और फिर दुकान स्वामी से जरूरी कागज लेकर लौट गयी। एसआईबी कुमाऊं के ज्वाइंट कमिश्नर रणवीर सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि 5 फर्मों द्वारा जीएसटी की चोरी की जा रही है। सूचना के आधार पर हमने छापेमारी की, लेकिन प्रथम दृष्टि हमें कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमने सिंगल एजेंसीज, श्री बालाजी सेल्स, श्री बालाजी इंटरप्राइजेस, बालाजी एसडी ट्रेडिंग कंपनी, सिंगल ट्रेनिंग कंपनी से 23 फरवरी तक के स्टॉक के सभी कागज जब्त कर लिए हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गरुड़ क्षेत्र में आवारा पशुओं से ग्रामीणों सहित व्यापारियों को तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विगत महीने जहां सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों का कार्यक्रम चल रहा था, तभी आक्रोशित महिलाएं आवारा पशुओं को लेकर कार्यक्रम स्थल की ओर जा रही थी, जिनको पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। साथ ही तीखी नोकझोंक भी ग्रामीण महिलाओं की पुलिस के साथ हुई थी, जिसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पहाड़ टीवी ने साझा की थी और आवारा पशुओं से संबंधित पल पल की अपडेट भी पहाड़ टीवी लगातार दे रहा था। वहीं पहाड़ टीवी की खबर का असर एक बार फिर हुआ है, जहाँ जिलाधिकारी विनीत कुमार द्वारा आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था के लिए धनराशि अवमुक्त कर बैल पड़ाव स्थित गौ सदन में सभी आवारा पशुओं को भेज दिया गया है। तो जैसा कि पहाड़ टीवी ने दिखाया था, गरुड़ क्षेत्र के ग्रामीण महिलाएं तथा व्यापारी भी आवारा पशुओं के आतंक से किस तरीके से परेशान हैं। लगातार आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट भी हम दे रहे थे। जहां सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों का कार्यक्रम चल रहा था, वहां आक्रोशित महिलाएं अपने जानवरों को लेकर उस कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रही थी, जहां पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई थी। उसकी भी सीधी तस्वीरें पहाड़ टीवी ने आपसे साझा की थी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहमी, जिनके द्वारा आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था भी की गई है और पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि किस तरीके का मामला रहा और वर्तमान स्थिति क्या है। सर, पहले तो बहुत स्वागत पहाड़ टीवी पर, और जानना चाहूँगा किस तरीके की व्यवस्था आवारा पशुओं की आपके द्वारा की गई है। मैं सर्वप्रथम पहले पहाड़ टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पहाड़ टीवी के माध्यम से जो अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको समय समय पर बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है। और जो गाय की समस्या, जो जंगली जो आवारा जानवरों की जो समस्या थी, उसको आपने बहुत प्रमुखता से उठाया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बीच में आपने देखा होगा गरुड़ क्षेत्र के आसपास बहुत से आवारा जो जानवर हैं, हमारी गाय बछड़े जो हैं, बहुत से हमारे ग्रामीणों द्वारा जो छोड़े गए हैं। उससे क्या है, जो हमारे स्थानीय जो किसान हैं उनकी बहुत अच्छी से फसल हो रही है, गेहूं की फसलें हो रही हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हमारी जो अपने क्षेत्र की मातृशक्ति है, आपने देखा होगा पहाड़ में ज़्यादा जो काम हमारी जो मातृशक्ति करती हैं, पहाड़ में कृषि जो कार्य है, जो वो उनके कृषि और पशुपालन हमारी जो मातृशक्ति ही करती है। मातृशक्ति जो उनकी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं खेतों में, उनको जो उनका जो मेहनत जो करके जो ना फसल जो अपनी उगाई थी, उससे जो आवारा जानवर थे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। उसके लिए उनके द्वारा हमारी जो बीडीसी बैठक हुई थी, वहाँ पे अपने डीएम जिलाधिकारी महोदय विनीत कुमार जी आए हुए थे और हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उनके सबके सामने आपने ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण मातृशक्ति है, उनने अपनी जो समस्या थी वो रखी।
उससे हम सब उन लोगों ने मिलकर हमने अपने डीएम साहब से अपने उसके लिए हमने अनुरोध किया। हमने फंड की व्यवस्था के लिए आप जिलाधिकारी महोदय से हमने अनुरोध किया। जिलाधिकारी महोदय ने कुछ हमने 1,68,000 की जो स्वीकृत जो धनराशि थी 20 गायों के बाहर गौशाला भेजने के लिए उसके लिए स्वीकृत करवाई। उससे अब कुछ जो जिस समय ये धनराशि स्वीकृति हुई उस समय आचार संहिता के कुछ समय पहले ये धनराशि स्वीकृति हुई। आचार संहिता लगने के उस समय तो हम उन गायों को बाहर नहीं बेच सकते थे। हमने अपने स्थानीय स्तर पर अपने निजी खर्चे से अपने परिवार सिंह अध्यक्ष जी और हमने स्वयं के अपने खर्चे पर कुछ दिन अपने जो लोकल स्तर पर एक गौसदन है वहाँ पे हमने उनके रखने की और उनकी चारे की व्यवस्था की, जो गायों को जो हमारे जो यहाँ खेती है उनको नुकसान न करें। फिर कुछ उसके बाद चुनाव होने के बाद शुक्रवार को मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बुलेट बाइक और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई, जिससे बुलेट में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और घायल हुए 2 युवकों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि मसूरी से देहरादून की ओर जा रही रोडवेज बस देहरादून से मसूरी की ओर आ रही बुलेट बाइक रोडवेज बस से टकरा गई, जिसमें सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं उन्होंने बताया कि पूरी घटना की जाँच की जा रही है और रोडवेज बस चालक भी पूछताछ की जा रही है। मसूरी पालिका परिषद, मसूरी हिलदारी संस्था और कीन संस्था के सहयोग से नगर पालिका सभागार में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ कूड़ा निस्तारण और गीले कूड़े को कंपोस्ट कर खाद बनाने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मसूरी को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए सभी होटल स्वामियों को कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता है, जहां पर गीले कूड़े से खाद बनाई जा सके। मसूरी हिलदारी संस्था के प्रबंधक अरविंद शुक्ला ने बताया कि मसूरी को कूड़ा मुक्त किए जाने को लेकर संस्था द्वारा कुछ होटलों में गीले कूड़े को एकत्रित कर कंपोस्ट प्लांट लगाया गया है, जो काफी हद तक सफल रहा है। मुंबई से आई स्त्री मुक्ति संगठन की सदस्य ज्योति मावसेकर ने बताया कि स्त्री मुक्ति संगठन संस्था पिछले 50 वर्षों से सफाई व्यवस्था में कार्य कर रही है। इसी के तहत मसूरी में भी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की गई, साथ ही उन्हें कूड़ा निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मसूरी में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन को लेकर सभी लोगों को काम करना चाहिए। यहाँ पर मसूरी में बहुत सारी होटल्स हैं, 250 से ज़्यादा होटल्स हैं, और जो छोटे छोटे गाड़ियाँ होगी खाने की वो तो अलग ही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा, 14 टन कूड़ा है एक मसूरी शहर का, और इतने सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं और वो भी बहुत सारा कूड़ा वही बनाते हैं, ऑफकोर्स कूड़ा ज़्यादा। तो इसको अगर खाद बनाएंगे तो आसपास की जो आपकी खेती है उसको भी अच्छी तरह का ऑर्गेनिक कूड़ा मिल सकता है। इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कूड़ा बनना चाहिए, ऑर्गेनिक कूड़ा मिलना चाहिए, लेकिन अगर शहरों का जो कूड़ा है वो शहरवासी अगर नेचर को कूड़े के स्वरूप में वापस नहीं दे देंगे तो ये कैसे होगा। तो एक निसर्ग का हमारे ऊपर, नेचर का हमारे ऊपर एक देन है, और ये देन हमको लेन है और हमको वापस देना पड़ेगा। और हर एक होटल भी, इसको डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, कि हर एक नागरिक हो या होटल हो उनको अपना कूड़ा अलग रख के नगर निगम को देना चाहिए। वहाँ से वो या जो कोई संस्था ये करती है तो उनको वो देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बात ऐसी हो गई कि 3 साल तक हिलदारी लोगों को समझा रहा है, कैंपेन कर रहा है, क्या सूखा है, क्या कूड़ा अलग क्यों करना है और उसका क्या करना है, क्योंकि लोगों को इतना अलग करो तो उनको समझता ही नहीं। तो एक नई स्लोगन ये दी है कि अलग रखो, करो नहीं। हिलदारी और साथ में मसूरी होटल एसोसिएशन और हमारे साथ में जो है स्त्री मुक्ति संगठन जो कि री सिटी के कार्यान्वयन पार्टनर हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं, उनके द्वारा आज नगर पालिका के सभागार में एक बैठक का आयोजित किया गया। इस बैठक के दौरान जितने भी होटल्स के लोग थे और जो बल्क जनरेटर थे जिनके वहाँ से 70 से 80 kg जो है गीला कूड़ा निकलता है और वो डायरेक्ट जाता है लैंडफिल के अंदर में, उनको यहाँ पर बुलाया गया था कि कैसे कंपोस्ट आप अपने होटल के अंदर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे बताना चाहेंगे कि मसूरी के अंदर 2 होटल इस वक्त जो है प्रथम है, जैसे अजय होटल और दूसरा विष्णु होटल। इन्होंने अपने वहाँ पे कंपोस्टिंग प्लांट बनाया है और इस कंपोस्ट से उनका कूड़ा जो है डायरेक्ट लैंडफिल पे नहीं जाता है, ना शीशम बाड़ा जाता है, उनके होटल के ही अंदर उसका ट्रीटमेंट होता है, उससे मैन्योर या खाद बनाई जा रही है। और हमारा भी प्रयास यही है कि ऐसे ही हम होटलों को आगे लेकर के आएँ, उनको जागरूक करें कि उनका वेस्ट हमारे होटल से बाहर नहीं जाए। जैसे मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल यहाँ पर से दिया था कि विष्णु पैलेस होटल के वहाँ अगर हम
उनके होटल का कूड़ा हम लैंडफिल पे नहीं ले जाते हैं तो 1 साल के अंदर में मसूरी नगर पालिका का करीब 50,000 रुपये का खर्चा बचता है। और ऐसे ही अगर 10 होटल मिल जाते हैं, 15 होटल मिल जाते हैं, वो लोग कंपोस्ट करने का काम चालू कर दें तो शायद मसूरी का कूड़ा मसूरी में ही डिकम्पोज होगा, उससे खाद बनाई जाएंगी और उससे लोगों को रोजगार भी मिलने की चांस है और उसको हम लोग देहरादून या सीसमबाड़ा भेजने से नहीं कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसी और भी कई कार्यशालाएं हम लोग आयोजित करेंगे कि ताकि लोगों के अंदर वेस्ट के प्रति जन जागरूकता जागृत हो सके। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।